जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इस समय देखा जाए आज तीसरा सेट है। आज तीसरे सेट में हम लोग 30 क्वेश्चन इसमें भी करेंगे और हर एक क्वेश्चन के अंदर 20 से 25 फैक्ट देंगे, जिससे कि क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट होगा ही और आपके लिए जो फैक्ट डालेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। उसको आप लोग कॉपी पे नोट करते हुए चलेंगे और जो लोग लास्ट तक बने रहेंगे उन्हीं को ही इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो बीच में छोड़ के चले जाएंगे उनसे क्या, वो तो आए एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए, उनको लगा होगा अच्छा नहीं है या फिर लगा होगा कि सर बहुत ज़्यादा फैक्ट दे रहे हैं तो इस वजह से छोड़ के चले जाएं, तो लोग अभी से जा सकते हैं, है ना दोस्तों। तो आप लोग फटाफट आ जाइए, हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। और इससे पहले दोस्तों 2 सेट पड़ा हुआ है आपके चैनल पर, आप जाइए उसको ओपन करिए। उसमें भी इसी तरह बिल्कुल फैक्ट के साथ 30-30 क्वेश्चन का सेट है। आप लोग देखेंगे उसे पूरा, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में, आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी क्लासेस जो चल रहे हैं हमारे बेसिक से वो चल रहे हैं, आप लोग उनको देखेंगे। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, सुबह डेली करंट अफेयर हो गया, और बाकी आपका पॉलिटी हो गया बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से दोस्तों, पूरे अनुच्छेद बताते हुए। और आपका ज्योग्राफी हो गया, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, आप लोग उसको देखेंगे। और मंथली वाइज करंट अफेयर भी चैनल पे प्रोवाइड हो रहा है, आप लोग उसको भी देखेंगे। और टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर है, जैसे युद्ध अभ्यास हो गया, रैंकिंग हो गए, जितने नाम भारत में चेंज हुए हैं सारे, मीन्स सारे जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं टू दी पॉइंट, बिल्कुल वहाँ से आपका क्वेश्चन जहाँ से डायरेक्ट उठ के आते हैं बिल्कुल टू दी पॉइंट, हम लोग टॉपिक उसको डाले हुए हैं। आप लोग जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ से ढूंढिए उसको, करंट में जाइए, ट्रेंडिंग टॉपिक में या फिर करंट में जाएंगे तो वहाँ से आपको सारा मिल जाएगा। और बाकी अवार्ड के भी 20 से 15 से 20 क्वेश्चन आपके वीडियोस पड़े हुए हैं, सारे अवार्ड, तो उसको भी आप लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग देखेंगे। अलमाटी बांध, अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आप लोग को पता है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो आप लोग बता देंगे कृष्णा नदी पर। किस पे दोस्तों? कृष्णा नदी पर, क्योंकि कावेरी तो होगा नहीं, गोदावरी होगा नहीं, तुंगभद्रा होगा नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अलमाटी बांध कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर निर्मित है, तो बताएंगे कृष्णा नदी पर। अब दोस्तों एक ट्रिक बताते हैं इसको याद करने का, आप लोग देखेंगे कृष्ण भगवान मिट्टी खाते हैं, जो कृष्ण भगवान हैं वो मिट्टी खाते हैं, तो मिट्टी से याद रख लेंगे अलमाटी, मिट्टी अलमाटी इस तरह, और कृष्ण कृष्ण नदी तो कृष्ण नदी से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आप लोग को थोड़ा सा एक फैक्ट देते हैं, आप लोग ध्यान सुनेंगे। जैसे सिंधु नदी जो आपके जम्मू कश्मीर में 6 नदियाँ बहती हैं, चली जाती हैं पाकिस्तान में, तिब्बत से निकलती हैं, और पाकिस्तान में सिंधु की सहायक नदियाँ 5 नदी होती हैं जो पंच नद नाम से जानी जाती हैं। तो देखिएगा इनका क्रम, ऊपर सिंधु नदी आता है, फिर नीचे आ जाता है झेलम, फिर उसके नीचे आ जाता है चिनाब, फिर उसके नीचे आ जाता है रावी, फिर उसके नीचे आपका आ जाता है व्यास, फिर सतलज। इस तरह सारी नदियाँ हैं। तो जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं दोस्तों, इसमें एक समझौता हुआ था 1960 में, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में एक जल समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं उसका 20% पानी भारत यूज करेगा और 80% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है दोस्तों, और नीचे की जो 3 नदियां हैं, मतलब रावी, व्यास, सतलज, इसका 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। मतलब ऊपर की नदियों का 80% पाकिस्तान, 20% भारत, और नीचे की नदियों का 80% भारत और 20% पाकिस्तान यूज करेगा वाटर। ठीक है दोस्तों, यह बात हुई थी आपके आपके जल समझौता 1960 में। और दोस्तों शारदा संधि हुआ था, एक शारदा संधि, शारदा संधि जो कि नेपाल की एक नदी नेपाल से निकल के आती है, यह भी संधि हुई थी नेपाल के साथ भारत का 1996, आप लोग याद रखेंगे। एक और संधि हुई थी कोसी, कोसी नदी संधि, आप लोग इसको भी याद रखेंगे, यह भी हुआ था नेपाल के साथ, जो कि 1954 में हुआ था, 1954 में, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। फिर इसी तरह दोस्तों एक गंडक नदी का हुआ था, गंडक नदी समझौता हुआ था, यह भी हुआ था नेपाल के साथ, नेपाल के साथ, इसको भी आप लोग को याद रखेंगे। गंडक नदी आपको पता है गंगा की सहायक नदी है, ये हुआ था, ये समझौता 1959 में हुआ था, किसके साथ? भारत के साथ, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। एक और नदी है दोस्तों जिसको फरक्का नदी हम लोग बोलते हैं, गंगा से ही बनती है, लगभग 15 किलोमीटर के आसपास कोलकाता में, यह गंगा को फरक्का के नाम से जाना जाता है ना। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बंगाल, बंगाल देश के साथ
मतलब कि पश्चिम बंगाल देश के साथ हुआ था, सॉरी बंगाल देश, पश्चिम बंगाल नहीं दोस्त, बंगाल देश के साथ हुआ था। यह समझौता हुआ था भारत के फरक्का नदी का 1996 में, आप लोग याद रखेंगे ये समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी समझौता, जल समझौता आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम कुछ बांध बता देते हैं आपको, जैसे बंगलीहार बांध, बगलीहार, बगलीहार, बगलीहार बांध। बगलीहार बांध दोस्तों कहाँ पे है तो आप बताएंगे, यह बांध चिनाब नदी पर है। ठीक है, इस तरह दुलहस्ती, दुलहस्ती, दुलहस्ती हो गया दोस्तों, और सलाल, ये दोनों याद रखेंगे, दुलहस्ती और सलाल, ये दोनों बांध जो है कि आपका जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे। किरथई बांध, ये भी चिनाब नदी पर है। सावाल कोट बांध, ये भी चिनाब नदी पर है। पाकल, पाकल बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये पिछली बार के पीसीएस में पूछा गया था। पाकल बांध बता देंगे, ये भी चिनाब नदी पर है। इसके बाद रातेल, रातले, रातले, रातले भी याद रखेंगे आप लोग, ये भी पूछा गया था आपके शायद रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया 2016 वाले में दोस्तों। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी चिनाब नदी पर है ना दोस्तों। इतने सारे फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आप कुछ और फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि अगर बोला जाता है सबसे बड़ी नहर परियोजना इंडिया में कौन सा है, तो आप बोलेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आपको पता होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इससे इससे जो है सिंचाई किया जाता है 11 राजस्थान के 11 जिलों में इससे सिंचाई होती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, 11 जिले में सिंचाई होती है इस परियोजना से। इसके बाद है विश्व का सबसे लंबा बांध, तो बता देंगे हीराकुंड बांध, हीराकुंड, हीराकुंड दोस्तों, हीराकुंड बांध। ठीक है ना, यह महानदी पर स्थित है, आप लोग याद रखेंगे। महानदी, महानदी आपका उड़ीसा से होकर जाती है ना, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। इसके बाद पोंग परियोजना, पोंग, पोंग, पोंग परियोजना, आप लोग इसको याद रखेंगे। पोंग परियोजना कहाँ पे है तो आप बताएंगे, यह संयुक्त परियोजना है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का, है ना दोस्तों। तो इतनी सारी फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे और बाकी फैक्ट भी आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, कौन सी, यहाँ पे देखिए, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है, तो इसका ए वित्त मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी भारतीय रिजर्व बैंक और डी स्टेट बैंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वित्त आयोग। आपको पता होगा इसका आंसर वित्त मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, इसका जो राजकोषीय नीति तैयार करती है भारत का, और वित्त मंत्रालय तैयार करती है। अब हम बात कर लेते हैं नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग। ठीक है, आपको पता होगा नीति आयोग पंचवर्षीय योजना के जगह बनाया गया था। पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था तो बताएंगे 1950 में स्टार्ट हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे तो आप बता देंगे, आपके जवाहरलाल नेहरू जी इसके पहले अध्यक्ष थे। क्योंकि जो आपका परियोजना पंचवर्षीय परियोजना हो या फिर नीति आयोग हो, दोनों के जो हेड होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वह भारत के पीएम ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के प्लेस पर आपके 5 साल की परियोजना को रिप्लेस किया गया, उसके प्लेस पे क्या आ गया, नीति आयोग। अब नीति का फुल फॉर्म देखेंगे तो बताएंगे नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुआ था इसकी स्थापना। ठीक है, इसके हेड तो पीएम ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, ये याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो हेडक्वार्टर बता देंगे मुंबई में है, मुंबई में दोस्तों। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में बता देंगे। उसके बाद आ जाता है इसके सीईओ कौन है इस समय देखा जाए तो बताइए। इसके गवर्नर, सीईओ का मतलब गवर्नर, इस समय गवर्नर कौन है तो बता देंगे शक्तिकांत दास। कौन दोस्तों, शक्तिकांत, शक्तिकांत। ठीक है दोस्तों, शक्तिकांत दास हैं इस समय। ये 25वें नंबर के, ये भी याद रखेंगे 25वें नंबर के, क्योंकि ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका, आ जाता है, इसको नोट करेंगे, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुआ था, आप लोग याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो बताएंगे मुंबई में है। कहाँ पे दोस्तों, मुंबई में है। और इसके सीईओ कौन है तो बता देंगे, सीईओ कौन है इसके तो इस समय रजनीश कुमार। कौन दोस्तों, रजनीश कुमार इसके सीईओ हैं, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या बताए थे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। एशिया की सबसे लंबी नदी, अब यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और नोट करते हुए चलेंगे। सिंधु नदी तो होगी नहीं, ब्रह्मपुत्र भी नहीं, यानी कि यांगत्से सियांग,
यांगत्से और ह्युआंगवे, ये दोनों नदियाँ जो हैं दोस्तों, ये चाइना की नदी हैं दोनों। लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यांगत्सियांग इसका पूरा नाम है। यह एशिया की भी सबसे बड़ी नदी है और अगर देखा जाए चाइना की भी सबसे बड़ी नदी है। तो अगर एशिया का पूछा जाता है तो यांगत्सियांग इसको सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे गिरती है तो बताएंगे, जो आपका नॉर्थ चाइना सी है वहाँ पे जाके अपनी पानी अपना लास्ट वाला डेल्टा बनाती है, बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हुआंगो की बात कर लेते हैं। हुआंगो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी। यह इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है, जब बहाव जो अपना बहती है, इस तरह बहते हुए जाती है, तो यहाँ पे चारों तरफ अपने चारों तरफ पीली मिट्टी की तरह मतलब खादर मिट्टी के रूप में पीली की तरह छोड़ती हुई चली जाती है, पीली मिट्टी के रूप में, और लास्ट में भी जाके नॉर्थ चाइना सी में गिर जाती है। इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ से देखा जाए भारत की सबसे बड़ी नदी तो बताएंगे गंगा नदी। दोस्तों ब्रह्मपुत्र को नहीं बोलेंगे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र तो है पूरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन वह पूरा का पूरा भारत में नहीं बहती है, क्योंकि आधा से ज़्यादा उसका जो स्थान होता है बहने का जो लंबाई होती है उसकी कहाँ पड़ जाती है, तिब्बत में। यानी कि भारत में केवल 910 किलोमीटर के आसपास में बहती है। लेकिन यही गंगा का देखा जाए तो गंगा 2500 किलोमीटर पूरा का पूरा भारत में होती है। ठीक है ना, और 15 किलोमीटर इसमें से माइनस कर देंगे 15, तो पूरा पश्चिम बंगाल को छोड़ के, मतलब 15 किलोमीटर आपका पश्चिम बंगाल में वही फरक्का के नाम से जानी जाती है ना। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सबसे लंबी नदी यांग नदी, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पहले देखिए, एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसके फैक्ट बताते हुए आपको चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो दोस्तों बताइए, अनुच्छेद नंबर 63, मतलब सबकी हम A, B, C, D सब अनुच्छेद के बारे में बताएंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे आपको, जो कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल साथ साथ चलते रहिए और नोट डाउन करते चलिए। मतलब कि अगर देखा जाए कैग मतलब कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, इनका संविधान में अनुच्छेद कौन सा है? नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, इसको याद रखिएगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी फिलहाल में चेंज हुए हैं, कैग इस समय आपको बनाए गए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। उपराज्यपाल इस समय जम्मू कश्मीर के कौन थे तो आप बताएंगे, आपके मुर्मू करके थे ना, तो उनको बनाया गया है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखेंगे। मुर्मू तो थे पहले राज्यपाल, तो इस समय उनको कैग बना दिया गया है। मुर्मू जी को कैग बना दिया गया है। और जो ये आपके उपराज्यपाल बने जम्मू कश्मीर के तो बताएंगे मनोज सिन्हा करके बने हैं, ये उपराज्यपाल बने हैं जम्मू कश्मीर का। अगर क्वेश्चन आता है कि पहले उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के कौन थे तो आप बताएंगे मुर्मू जी थे। ठीक है ना दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी आगे है, हम उसको लेंगे बाद में, तो उनके बारे में पूरा डिटेल में बताते चलेंगे। और यहाँ पे लेकिन ये पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि कैग का जो संविधान में हमारे वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है, तो आप बता देंगे किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 76, अनुच्छेद 76 दोस्तों, इसमें क्या कहा जाता है कि हमारे देश के जो महान्यायवादी हैं, महान्यायवादी जो हैं, उनका वर्णन जो है अनुच्छेद नंबर 76 में है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। और अनुच्छेद 63 में यह बोला गया है कि हमारे देश का भी एक राष्ट्रपति होंगे, मतलब राष्ट्रपति की बात किया गया है। अनुच्छेद नंबर 280 में वित्त आयोग की बात की गई है दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 280 में वित्त आयोग, आपको पता होगा वित्त आयोग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं पॉलिटी में, आप लोग आइए। ठीक है ना दोस्तों, तो वित्त आयोग अनुच्छेद नंबर 280 में। और अनुच्छेद नंबर 324, हाँ इसी तरह हम लोग हाथ लगे याद कर लेते हैं कि अनुच्छेद नंबर 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग। यह भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है हम लोग का। ठीक है ना, निर्वाचन आयोग। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग कुछ अनुच्छेद के और बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा 330, 331 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 332 और एक 333, इतने अनुच्छेद। अब देखिए 330 में यह कहा गया है कि जो भारत का लोकसभा है उसमें जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है SC और ST के बारे में, ये जानकारी हमको देता है अनुच्छेद नंबर 330 के थ्रू। और अनुच्छेद नंबर 331 में लोकसभा के ही एंग्लो इंडियन का प्रावधान है। 331 के थ्रू जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन चुना जाता है 2 राष्ट्रपति द्वारा,
तो किसके द्वारा प्रावधान है, किसमें प्रावधान है, तो बताएंगे अनुच्छेद नंबर 331। ठीक है दोस्तों। इस तरह अनुच्छेद नंबर 332 में विधानसभा में, और ये देखिए दोनों 30 और 31 लोकसभा के बारे में बात करता है, और 332 333 अनुच्छेद, ये 332 जो है SC ST के बारे में ही बात करता है, लेकिन विधानसभा आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है हर राज्यों की, उसमें आरक्षण की बात करता है SC और ST के बारे में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 333 में विधानसभा में ही एंग्लो इंडियन का प्रावधान है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग नोट करते चलेंगे। चलिए, इसका आंसर तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। और यह ऑप्शन नंबर बी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे, महान्यायवादी की बात किया गया है। चलिए, इसका आंसर क्या था 4 का ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पे मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में यह बोला गया है, दल बदल विरोधी कानून यहाँ पे किस भाग से संबंधित है, भारत की किस अनुसूची से संबंधित है दोस्तों, किस अनुसूची से संबंधित है दल बदल। अब ये आप लोग ये भी बताएंगे ये किस भाग में है दल बदल कानून जो है ये किस भाग में है, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन किस भाग में है, और इसमें अनुसूची कौन सा है, और ये भी बताएंगे किसको किस संशोधन द्वारा बदला गया है, मतलब किस संशोधन द्वारा ये कानून लाया गया है। तो तीनों बता दें, ध्यान सुनेंगे आप लोग, याद रखेंगे। हाँ, इसका तो आंसर हो जाएगा 10वां। ठीक है, 10वीं अनुसूची में यह वर्णित है। इसको लाया गया था दोस्तों 52वें संशोधन द्वारा 1985 में। आप लोग इसको याद रखेंगे, 52वें संशोधन द्वारा 1985 में इसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था संशोधन के थ्रू, और ये अनुसूची नंबर 10 में है। ठीक है दोस्तों, बस इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में 7वीं संशोधन देख लेते हैं। सारे संशोधन जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देख लेते हैं। 7वां संशोधन 1956, इसमें क्या हुआ था, इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात हुआ था। फिर उसके बाद 31वां संशोधन दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे, 1973 में हुआ था, 1973 में। इसमें क्या बोला गया था, जो लोकसभा की सीटें हैं उसको 525 से 545 कर दिया जाए, 545 कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट में, और देख लेते हैं संशोधन, जैसे 36वां में क्या बोला गया था, 1975 में 36वां संशोधन, सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। फिर 56वां संशोधन कब हुआ था, तो बताएंगे 1987 में, 1987 में गोवा को 25वां राज्य बनाया गया 56वां संशोधन के द्वारा। फिर उसके बाद 42वां संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था 42वां। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य का अनुच्छेद कौन सा है, तो बताएंगे 51 के 51 क में जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों। फिर इसमें प्रस्तावना में भी हमारे 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कितने वर्ड जोड़े गए, तो बताएंगे आपके कि फ्रांस की क्रांति से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता वर्ड जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद होता है 44वां संशोधन। 44वें संशोधन में आपका पता है मौलिक अधिकार आपका पहले 7 था, फंडामेंटल राइट 1978 से पहले, लेकिन जब 44वां संशोधन 1978 में हो जाता है तो आपका जो मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, वो कितना हो गया, 6 हो गया। जो 7वां था वो संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद नंबर 31 से हटाकर अनुच्छेद नंबर 300 क में डाल दिया गया। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद और देख लेते हैं हम लोग, और 61 नंबर का संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। आप लोग याद रखेंगे। इसमें क्या हुआ था, जो हमारे वोटिंग राइट है, वोटिंग करने का राइट था पहले सॉरी दोस्त, कितना था पहले, 21 साल था। 21 साल तक जब तक हम लोग नहीं होंगे तब तक वोट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें संशोधन करके राजीव गांधी के समय इसको 18 साल कर दिया गया। किसके थ्रू, 61वें संशोधन 1989, इसको भी याद रखेंगे। फिर इसके बाद 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसमें 1992 में हुआ था 73वां, और 74वां, दोनों साथ याद रखेंगे। 1992 में 73 74 हुआ था। जो 73 हुआ था उसमें हमारा जो ग्राम पंचायत है उसमें 29 विषय जोड़ा गया था 73 वाले में, और 74 वाले में नगर पंचायत की बात किया गया था। 74वां संविधान संशोधन में इसमें यह कहा गया था कि 18 विषय होंगे जिसपे कि नगर पंचायत अपना काम करेगी, अपना कानून बनाएगी। ठीक है दोस्तों। इसी तरह 86वां संविधान संशोधन, आप लोग इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिखेंगे, 2002 में आया था यह संशोधन। तो इसमें यह कहा गया था जो कि 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको शिक्षा अनिवार्यतः देनी होगी, चाहे वो उनके घर के उनके पेरेंट्स हों या फिर उनके शिक्षक हों, मतलब उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उन बच्चों को नहीं। ठीक है दोस्तों। यह अनुच्छेद नंबर 21 क में है, इसको आप लोग याद रखेंगे, 21 क में बोला गया है ना। अब इसके बाद एक दो और देख लेते हैं, जैसे 101वां, आपको पता है 101वां GST से रिलेटेड था, GST आया था। और 124वां जो अभी हाल में हुआ है आपका
ठीक है, 2018 में। इसमें जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए क्या लाया गया था दोस्तों, 10% की छूट। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग को दोस्तों अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर करते चलिए, थोड़ा बच्चों को जोड़िए, ठीक है। बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं दोस्तों, आप लोग की जिम्मेदारी है। आप लोग अगर चाहते हैं अच्छे कंटेंट तो आप लोग बच्चों को जोड़िए, ठीक है दोस्तों। ऐड करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो आपको पता है प्रोटीन तो होगा नहीं, सी प्रोटीन और विटामिन भी नहीं होगा, वसा भी नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर? कार्बोहाइड्रेट इज राइट आंसर, मतलब ए। अब बताएंगे आप लोग ग्लूकोज, ग्लूकोज से, शुगर से, इस सब से हमको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, चावल से, आलू से, तो ये सब में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो याद रखिएगा जो शुगर का फॉर्मूला है क्या होगा, C12H22O11, मतलब कि चीनी का, ठीक है। इस तरह ग्लूकोज का देखा जाए तो ग्लूकोज का C6H12O6, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। इधर दोस्तों एक और होता है फार्मूला, चलिए उसको आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं प्रोटीन का क्या काम होता है। प्रोटीन का दोस्तों यह काम होता है हमारे शरीर में कि जो टूटे फूटे चीज़ हम लोग के शरीर में सेल्स होते हैं उनको बस मरम्मत करना, ठीक है दोस्तों। और विटामिन, विटामिन की खोज कौन किया था सबसे पहले बताएंगे, फंक, ABCDE, इतने विटामिन हैं, आप लोग याद रखेंगे इसको। इसके बारे में हम लोग, या फिर आप लोग आइए चैनल पे, सारे साइंस के क्लासेस पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप लोग वहाँ पे देखेंगे। अब वसा की बात कर लेते हैं। वसा का क्या काम होता है दोस्तों? वसा हमारे बॉडी को मॉइस्चर, मतलब कि एक तरह से रूखने नहीं देता है हमारे बॉडी को। आप लोग को पता होगा ठंडी के दिन में हम लोग तेल लगाते हैं ज़्यादा, सर पे, हाथ पे, पाँव पे ऑयल रगड़ते हैं, जिससे कि जो रूखापन होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो बस ऑयल का यही काम होता है, हमारे शरीर के रूखापन जो होता है उसको ख़त्म कर दें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? बस इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, 1400 ग्राम। अब याद देखिए 1400 ग्राम मानव मस्तिष्क का वजन होता है। इसको आप लोग याद करेंगे, जब कहीं भी अगर 1400 नहीं दिया है, 1350 अगर लिखा है तो आप लोग 1350 राइट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके डाल के लिख लीजिए। इसमें कुछ फैक्ट नहीं है, इस वजह से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें भी कुछ फैक्ट नहीं है, इसको ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें क्या बोल रहा है, कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग को पता है कत्था और खैर, पान अगर कितने लोग खाते भी होंगे घर में, अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो घर में मम्मी पापा दादा दादी, मतलब ये लोग तो होंगे खाते होंगे, तो वहाँ पे वो लोग सुनते होंगे आप लोग, खैर लगा दो पान में, या फिर जाओ एक पान में खैर लगवा कर लेते आओ। तो इस तरह उनकी लैंग्वेज होती है अपनी। तो इस तरह कत्था को खैर भी बोला जाता है, क्योंकि कत्था जो है खैर नाम के पेड़ पर, खैर नाम के पौधे पेड़ पर उगता है, ठीक है दोस्तों। उसको जब हम लोग तो वहाँ से तोड़ते हैं कत्थे को, तो उसके पहले उसको पानी में घुलाते हैं, उसको जो है कई काफ़ी दिन तक भिगोए रखते हैं, फिर उसके बाद वह कत्थे के फॉर्म में जम के आता है, जो कि ब्राउन कलर का होता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग इसको याद रखेंगे। अब लिखित संविधान, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट भी हम देने वाले हैं, आप लोग अच्छे से देखेंगे। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो आप लोग बताएंगे अमेरिका से हुआ था दोस्तों। अमेरिका का संविधान जो बनना स्टार्ट हुआ था, तो आप बताएंगे बनना, तो इसकी पहले कुछ जानकारियाँ और ले लेते हैं पिछले की। तो अमेरिका में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था संविधान बनना, इसको याद रखेंगे। दूसरी चीज़ याद रखेंगे कि 1774 में, सन 1774 में जो वहाँ पे जैसे हम लोग क्या विरोध हुआ था, 1857 में हुआ था, 1942 में हुआ था करो मरो का नारा। तो इस तरह 1974 में भी वहाँ पे भी अंग्रेजों ने अपना पहले से 1774 के पहले से ही अपना वहाँ पे जमाए बैठे थे, अंग्रेज अपना घर बना के उसको बैठे थे। लेकिन 1774 में विरोध उठता है, बाद में आज़ादी मिलती है इन लोगों को, और आज़ादी के 4 साल बाद, मतलब कि 1778 से इन लोग का संविधान बनना स्टार्ट होता है, मतलब कि बनना स्टार्ट होता है। कब बन के तैयार होता है? 1789 में, आप लोग याद रखेंगे, लगभग 10 साल बाद, ठीक है दोस्तों। इनका संविधान बन जाता है। सबसे पहले लिखित संविधान किसका है? तो बताएंगे अमेरिका का। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो बताएंगे भारत का, क्योंकि पूरे विश्व में भारत ही सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है दोस्तों। और पूछा जाता है अलिखित संविधान किसका है? तो आप बताएंगे ब्रिटेन का, जहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ें लिए हैं, तो बताएंगे ब्रिटेन से। जैसे संसदीय व्यवस्था हो गया, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है दोस्तों, पूरी संसदीय व्यवस्था। और इन्हीं का एक एक्ट आया था 1935, तो इसमें से लगभग हमारे 200 से ऊपर के संविधान इसी जगह से लिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। संविधान में जितने अनुच्छेद है लगभग 200 के आसपास में 1935 के एक्ट से ही लिए गए हैं, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और ब्रिटेन का अलिखित संविधान है ना दोस्तों, इसको याद रखेंगे। ब्रिटेन हो गया, नॉर्वे हो गया, बहुत सारी यूरोपीय कंट्रियाँ हैं जिसका अलिखित संविधान है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग ज्योग्राफी में मैप के माध्यम से पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं। इस चीज़ को आप लोग देखिए, प्लेलिस्ट में आइए, देखिए। जिनको भी एग्जाम क्लियर करना है वो इस क्वेश्चन को तो देखें ही, जो चल रहा है सीरीज। उसके बाद अपना बेसिक भी क्लियर करें अगर बेसिक नहीं क्लियर है तो। चलिए, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है? पहले इसका आंसर जान लेते हैं। तो बताएंगे आप लोग 7516। रियल में ये डाटा अगर देखा जाए तो 7516.6 किलोमीटर, यह रियली डाटा है, यह एक्यूरेट डाटा है जो है दोस्तों ना, इसको आप लोग याद रखेंगे। यह एक्यूरेट डाटा है, लेकिन इसमें हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि भारत, अगर ये हम ऐसे भारत बना दें, या दोस्तों ऐसे भारत बना दिए मान लीजिए, तो भारत में जो ये तटीय वाला इलाका है, तटीय इलाका, भारत का केवल तटीय इलाका, केवल तटीय इलाका की बात करें भारत का, तो अब लोग बताएंगे कितना है। तो बता देंगे आप, तटीय इलाका 7516 है, जिसमें कि हमारा क्या इंक्लूड हो जाता है दोस्तों, सारे यह सब, मतलब कि आपके द्वीप वगैरह, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के द्वीप भी इंक्लूड हो जाते हैं। इधर के अंडमान निकोबार, इधर के लक्षद्वीप इंक्लूड हो जाते हैं। इसके बाद स्थलीय सीमा की बात करें भारत का कितना है, कितने किलोमीटर है, तो बताएंगे 15,200 किलोमीटर। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो जाता है टोटल, तो देखेंगे टोटल कितना हो जाता है, 22,716.6 किलोमीटर, है ना दोस्तों, इतना हो जाता है। तो यह टोटल हो गया। लेकिन अगर बोला जाए तो भारत का केवल मुख्य भूमि, भारत का केवल मुख्य भूमि जिसमें द्वीप को काउंट ना करें, कितना है किलोमीटर बनता है, तो बताएंगे 6100 किलोमीटर, जिसमें द्वीप ना काउंट हो तो 6100 किलोमीटर। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। अब आपको पता है भारत से बॉर्डर शेयर करने वाले देश, बांग्लादेश, चीन, पाक, म्यांमार, इसके बाद भूटान, इसके बाद अफगानिस्तान, एक नेपाल भी है, नेपाल। ठीक है दोस्तों। अब देखा जाए तो जो आपका बांग्लादेश है, भारत से सबसे ज़्यादा अपनी सीमा शेयर करता है, कितना बताएंगे, 40,196.7 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अब चाइना का देखा जाए तो 3488 किलोमीटर, इतना बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान का देखा जाए तो 3323 किलोमीटर दोस्तों, 3323 किलोमीटर शेयर करता है। अगर म्यांमार का देखा जाए दोस्तों, तो म्यांमार का 1643 किलोमीटर शेयर करता है। अगर नेपाल का देखा जाए तो बताएंगे 1751 किलोमीटर शेयर करता है। इसके बाद आ जाता है आपका भूटान। भूटान का देखा जाए तो 699, लगभग 700 किलोमीटर के आसपास में शेयर करता है। और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान POK मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से लगता है, लेकिन वह भारत अपना हिस्सा मानता है, इस वजह से उसको हम लोग मानते हैं कि ये बॉर्डर भारत से शेयर करता है, यानी कि कितना, 106 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे कॉपी पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी फैक्ट दिए जा रहे हैं। अब अगर आप लोग ये सारी वीडियोस, जितने आपको टेस्ट सीरीज़ दिए जाते हैं, अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं दोस्तों, इस पूरे सीरीज से जितने आपके टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर कराए जा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन के साथ फैक्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन किसी भी रेलवे एनटीपीसी का किसी का सेट ऐसा नहीं जाएगा जिसमें कि 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से ना फंसे दोस्तों। 100% आप लोग लिख के ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें यह बोला गया है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है। आप लोग बता देंगे किस प्रकार की मृदा से बना है, तो इसका आंसर जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा को ही दो भाग में हम लोग देखते हैं, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। एक होता है खादर दोस्तों, एक होता है बांगर। जो खादर होता है दोस्तों, वह भी जो जो हमारी नदियाँ होती हैं उनके बहाव से, जो कि इनके आसपास के चारों तरफ मिट्टियाँ जो जमा हो जाती हैं, उन्हें बोलते हैं खादर मिट्टी। लेकिन यही मिट्टियाँ जब पुरानी हो जाती हैं तो इसे बोलते हैं बांगर। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह की जो इनके आसपास होती हैं, हमेशा जमती रहती हैं, वो खादर होती हैं। यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, खेती वगैरह के, चावल वगैरह की खेती बहुत ज़्यादा होती है नदियों के किनारे। आप लोग को पता होगा पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है ना दोस्तों, बस यही कारण है। आप लोग बस इतना फैक्ट याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 12, कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायुनली के संजाल को क्या कहते हैं। मतलब कि जो हम लोग में अंदर होता है ना, जो आवाज़ निकलता है उसे क्या बोलते हैं, फ्रेंकिया बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जो जहाँ से आवाज़ निकलती है उसे फ्रेंचिया बोलते हैं, फ्रेंच करके बोला जाता है, जहाँ से हम लोग का साउंड आता है। उसी तरह एक ट्रैकिया होता है जिसे हम लोग श्वास नली कहते हैं, इस टाइप का बना होता है दोस्तों। ये हम लोग का मान लीजिए, यहाँ से एक नली आ रही है, यहाँ से एक लंग, एक हम लोग का लेफ्ट लंग
और राइट लंग है। तो राइट लंग और लेफ्ट लंग होता है, इसके नीचे डायफ्राम भी लगा होता है। डायफ्राम एक तरह से वाशर की तरह काम करता है हमारे लंग्स को। आप लोग याद रखेंगे, जो हम लोग का फेफड़ा होता है उसके नीचे डायफ्राम होता है। अगर हम लोग सांस लेते हैं तो जो डायफ्राम होता है दोस्तों, वो क्या हो जाता है, चिपक जाता है। जब हम लोग सांस लेते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम छोड़ देता है हमारे इस पार्ट को, मतलब कि फेफड़े को छोड़कर नीचे की तरफ आ जाता है। यह इसकी संरचना है, इसका वर्क है डायफ्राम का। डायफ्राम इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल फॉर ब्रीथिंग। ठीक है दोस्तों, ह्यूमन ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाता है। तो इस पे देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। कीटों में गैसों का आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे वायु नली के संजाल को हम लोग क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्पायरल स्पायरेक्सल्स नहीं कहते हैं, ब्रंचाई नहीं कहते। ब्रंचाई का मतलब वही श्वसनी, जो हम लोग का स्टब का ट्यूब बना होता है, यहाँ से ऐसी दो नलियाँ होती हैं, एक हम लोग का फूड पाइप लगा होता है, एक हम लोग का श्वसन पाइप होता है। तो जो यहाँ पे ऐड होता है इसे हम बोलते हैं ब्रोंचाई। ठीक है दोस्तों, श्वसनी बोलते हैं, जो हम लोग का यहाँ से आ जाता है। एक होता है ट्यूब्स, इसे नलिका बोलते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग को यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट करेंगे। ये अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से दो क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, अभी बहुत सारे एग्जाम में आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर देखिए, पॉलीथीन पॉलीथीन तथा पीवीसी, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, पॉलीथीन तथा पीवीसी के कुछ उदाहरण हैं। क्या कौन से उदाहरण हैं, बताएंगे कौन सा उदाहरण है। पॉलीथीन तथा पीवीसी, यहाँ पे क्या भरा जाए, तो आप लोग बताएंगे क्या भरा जाए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। यह जो जो पॉलीथीन है और आपके पीवीसी हैं, ये किसके उदाहरण है, तो बताएंगे थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक होता है दोस्तों, जिसको हम लोग सेट नहीं कर सकते दोबारा। अगर इसको हम लोग गला के सोचें दूसरा प्रोडक्ट बना लें तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आपका स्विच हो गया, इसके अंदर आ जाते हैं स्विचेज हो गए, जो पहले घर में, हर घर में टेलीफोन हुआ करता था, जिसको हम लोग वायर के थ्रू जुड़ा रहता था, और जिसको लैंडलाइन फ़ोन कहते हैं, उसका पूरा फ़ोन हो गया, वह उसकी बॉडी, तो वो सब थर्मोप्लास्टिक के अंदर आ जाता है। एक होता है थर्मोसेटिंग दोस्तों, इसके अंदर आपका टॉयज़ वगैरह के आ जाते हैं, हो गए, या फिर बाल्टी हो गया, ये सब सारी चीज़ें आ जाते हैं, जो जिसको हम लोग गलाकर दोबारा कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक चीज़ और याद रखेंगे दोस्तों, जो थर्मोस प्लास्टिक है, इसको अगर हम लोग गर्म करें या फिर गलाएं तो ये ब्लैक ब्लैक करके धुआं उठाता है। तो इतना समझ लीजिए, वो बिल्कुल ठोस प्लास्टिक होता है। ठीक है, आप लोग जैसा देखते होंगे, आप लोग का पीवीसी हो गया, आप लोग जो स्विच वगैरह बनाते हैं, प्लग हो गया, ये सारी सारी चीज़ें जो होती हैं थर्मोप्लास्टिक से रिलेटेड है ना दोस्तों। चलिए, इतना याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसको देखेंगे ध्यान से। ये देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री में भी कुछ हम मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं, क्योंकि मिक्स ही आता है आपके एग्जाम में, तो मिक्स लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में आइए, सारे सब्जेक्ट वाइज चल रहा है क्लासेस, आप लोग देखिए। अब देखिए, रूसी क्रांति का जो प्रमुख सूत्रधार है वो किसको माना जाता था, तो बताएंगे आप, व्लादिमीर लेनिन। पहले रूसी क्रांति यूएसएसआर हुआ करता था। ठीक है, सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो इसमें जब यह इस समय देखा जाए तो रूसी क्रांति कब हुआ था, अच्छा बताइए, रूसी क्रांति कब हुआ था पहले, तो बताएंगे 1917 में हुआ था। रूसी क्रांति से ही हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। ठीक है दोस्तों, जो हम लोग का मूल कर्तव्य है, यही यूएसएसआर से ही लिया गया है, मूल कर्तव्य जो 51 क में है ना दोस्तों। तो 1917 याद रखेंगे, रूसी क्रांति हुआ था। इस समय इसका जो परिणाम निकला था, उसमें जो स्वेच्छाचारी शासन चल रहा था वहाँ के सत्ता वालों का, उसको अंत कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ के जो पब्लिक थी परेशान थी उन लोग से। ठीक है दोस्तों, तो यूएसएसआर का अगर विघटन पूछा जाता है तो बताएंगे 1991 में हुआ था। इसी से एक रूस निकला हुआ है, रूस, और प्लस 15 कंट्री दोस्तों, 15 कंट्री हैं। 15 कंट्री में जो इतने भी तान लगे वाले, अफगानिस्तान हो गए, आपके कजाकिस्तान हो गए, किर्गिस्तान हो गए, ये सब सारी कंट्री आ जाती हैं 15 के अंदर आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इस समय अगर देखा जाए पीएम कौन है, तो बताइए, तो पीएम कौन है रूस का, तो बताएंगे मिखाइल मिशुस्तिन। और राष्ट्रपति कौन है इस समय, राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो बताएंगे राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन, जिनको इस समय एक बिल पास करके ये अपना सत्ता जो है 2034 तक बना के रखें, 2034-36 तक, इसको आप लोग देखेंगे करंट में। ठीक है दोस्तों, और डेली करंट आता है चैनल पे, आप लोग उसको भी फॉलो करें, सुबह बिल्कुल 7 बजे। नहीं करते हैं तो उसको कंटिन्यू कर दें, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। अब देखिए, साइनोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम देने वाले हैं आपको, कौन कौन से वैज्ञानिक नाम है, किसके बोला जाता है। ठीक है ना, वैज्ञानिक अध्ययन किसका है, मतलब कि किसका अध्ययन क्या है, अभी हम बहुत सारे बताने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, जो इंपॉर्टेंट है 4, 6, 10 ये बता देंगे हम।
अब यहाँ देखिए साइनोलॉजी, साइनोलॉजी अगर देखा जाए तो यह किसका अध्ययन है, तो बता देंगे पालतू कुत्ते का दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग को तो पता ही नहीं होगा इसके बारे में, तो आप लोग याद रखेंगे पालतू कुत्तों, पालतू कुत्ता। अब आप लोग बताएंगे ढूंढ कर गूगल से सर्च करके कि डायनासोर का अध्ययन किसमें हम लोग करते हैं, वो कौन सा साइंटिस्ट तरीका है कि साइंटिफिकली तरीका है जिसमें हम लोग डायनासोर का अध्ययन करते हैं, है ना दोस्तों। आप लोग इसको बताएंगे। अब हम कुछ फैक्ट बताते हैं, ध्यान सुनेंगे। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर आप लोग सुने होंगे, अल्टीमीटर है ना, अल्टीमीटर। ठीक है दोस्तों, अल्टीमीटर का जो हम लोग देखते हैं अध्ययन किस लिए होता है, तो बताएंगे उड़ते हुए जो वायुयान होते हैं उनकी ऊंचाई मेजर करने में। इसी तरह एरोमीटर होता है, एरोमीटर दोस्तों, एरोमीटर। तो एरोमीटर, एरोमीटर का अगर देखा जाए हम लोग तो इसमें वायु एवं गैसों के भार का व घनत्व का अध्ययन किया जाता है एरोमीटर में। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। फिर इसके बाद देखा जाता है आर्डियोमीटर, आर्डियोमीटर। आपको पता होगा आर्डियोमीटर क्या होता है, आर्डियोमीटर। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो ध्वनि होती है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए इस आर्डियोमीटर का यूज़ किया जाता है। इस तरह दो कन्फ्यूजन वाले होते हैं, हाइग्रोमीटर एक होता है, एक हाइग्रो होता है दोस्तों, एक होता है हाइड्रो, एक हाइड्रो होता है, हाइड्रो। हाइग्रो और हाइड्रो, जो हाइग्रो होता है दोस्तों इसमें अपेक्षिक, सॉरी, इसमें वायुमंडल की आर्द्रता मेजर करते हैं, और जो हाइड्रो होता है इसमें अपेक्षिक घनत्व मेजर किया जाता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। इसी तरह एक फेदोमीटर होता है, फेदोमीटर समुद्र की गहराई मेजर करने के लिए होता है। सेम लेक्टोमीटर भी होता है, लेक्टोमीटर जो होता है दूध की शुद्धता मेजर करने के लिए होता है। आप लोग इतने फैक्ट नोट डाउन कर लेंगे कॉपी पे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है। ठीक है, तो आप बताएंगे पारद, क्विक सिल्वर, ये नहीं हो सकता, पोटास, पोटास मतलब कि वही आपकी फिटकरी K2SO4, K2SO4, Al2SO4, 24H2O, 24H2O। ठीक है दोस्तों, 24H2O। आप लोग इसको याद रखेंगे। पोटास का ये तो फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए इसका आंसर तो बताएंगे शुष्क बर्फ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CO2। ठीक है ना, CO2 बोला जाता है। अब यहाँ देखिए इप्सम लिखा है, इप्सम नहीं इसको जिप्सम बोलते हैं हम लोग। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो बताएंगे CaSO4 कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, ये होता है जिप्सम का। इसी तरह रिलेटेड में, इसी के रिलेटेड प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, बस CaSO4 तो रहेगा उसमें, लेकिन यहाँ पे आ जाता है H2O की जगह हाफ H2O। आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17 नंबर का क्वेश्चन। सॉरी दोस्त, आंसर दिख गया, कोई बात नहीं। अब देखिए तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तड़ित चालक का मतलब वही जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, सबसे पहले इसका डिस्कवर किसने किया था, तो बताएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाकर किया था। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। तड़ित चालक का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे ग्राहम बेल आया हुआ है, तो ग्राहम बेल टेलीफोन और माइक्रोफोन का जनरेट किए थे, मतलब खोजे थे, डिस्कवर किए थे। इसके बाद आ जाता है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर का खोज किसने किया था, तो बताएंगे ई टॉर्सेली, ई टॉर्सेली, ई टॉर्सेली ने बैरोमीटर का खोज किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाता है आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का खोज किसने किया था, बताएंगे माइकल फैराडे, माइकल फैराडे। ठीक है दोस्तों, फैराडे। आप लोग इसको याद रखेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका कि इसके बाद रेफ्रिजरेटर। अच्छा बताइए पहले विद्युत बैटरी का खोज किसने किया था, तो बताएंगे ई वोल्टा, ई वोल्टा। ठीक है, और मैक्स प्लैंक किसका खोज किए थे, तो बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र का। आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह जिसमें जनरेट होता है ना, उसमें मोटर वगैरह में, तो इसकी खोज उसने किया था। अब देखा जाए रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर मतलब कि जो हम लोग के घर में रेफ्रिजरेटर होता है ना, उसका उसका खोज किसने किया था, तो बताएंगे हैरी सेन। कौन दोस्तों, हैरी सेन, हैरी सेन, हैरी सेन। और इनके साथ एक लोग और थे, उनका नाम क्या था, कैटिंग, कैटिंग। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलते हैं देखते हैं। देखिए विश्व जनसंख्या दिवस, यहाँ पे हम कुछ डे भी बताने वाले हैं, और पूरा अगर आपको डे देखना है, इंपॉर्टेंट देखना है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में आइए, पढ़ा हुआ है सबका, सब कुछ पढ़ा हुआ है। करंट का हर एक टॉपिक है, आप लोग बस आइए। एग्जाम निकालना है तो देखिए, नहीं तो फिर आपकी मर्जी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्री मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। आप लोग बन जाइए, कंटिन्यू हो जाइए। अब देखिए विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप लोग को पता होगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब कुछ दिवस हम बताते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको याद रखेंगे। जैसे जल सेना, जैसे देखिए थल सेना दिवस, थल सेना, जल सेना दिवस, इसके बाद वायुसेना और वायुसेना दिवस। तो इन तीनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप लोग नोट कर लेंगे। इसको लिखिएगा 15 जनवरी, रुकिए दोस्तों, तो थल सेना,
थल सेना कब मनाया जाता है, तो बताएंगे 15 जनवरी को, 15 जनवरी। उसके बाद जल सेना की बात कर लें तो जल सेना कब मनाया जाता है, तो बताएंगे 5 दिसंबर दोस्तों, 5 दिसंबर। इसके बाद बात करें वायुसेना दिवस, तो वायुसेना दिवस आप बता देंगे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर। कब दोस्तों, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी तरह अगर और इम्पॉर्टेंट डे की बात करें तो आप लोग याद रखेंगे जल दिवस, वाटर डे। जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च, 22 मार्च। इसको देखिए ट्रिक की तरह आप लोग याद कर सकते हैं, पहले मार्च आता है, फिर अप्रैल आता है, फिर मई आता है, तो इस तरह बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। जल, पृथ्वी और जैव विविधता। कौन दोस्त, जल, पृथ्वी और जैव विविधता, इन तीनों को याद करेंगे। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को आपका मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, इस तरह 22 मई को आपका मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। एक चीज़ और याद करेंगे, 3 मई को याद मनाया जाता है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है दोस्तों, इसको इतनी चीज़ें आप लोग याद करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 पे ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब यहाँ पे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कुछ बुक भी बताने वाले हैं आप लोग को बोल के, आप लोग ध्यान से देखेंगे, सुनते रहेंगे, लिखते रहेंगे, 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था, ये बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो, ये किसने लिखा था, तो आप बताएंगे पृथ्वीराज रासो हमारे चंद्रबरदाई जी ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से तो हम लोग आंसर देख लिए, आंसर निकाल लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे भवभूति हैं, भवभूति इनके बुक का क्या नाम है, तो बताएंगे मालती, माधव और उत्तराम चरित। ध्यान सुनेंगे, मालती माधव, एक तो यह इनका बुक है माधव दोस्तों, और एक बुक और इनका है, क्या नाम है, उत्तराम चरित। रामचरित नहीं दोस्तों, वो तो तुलसीदास जी का था, उत्तराम चरित, यह याद कर लेना आप लोग। इसके बाद आ जाता है जयदेव का बताइए, बस एक याद रखेंगे, गीत गोविंद मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हर बार पूछा जाता है, हर जगह, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पीसीएस, हर जगह दोस्तों, डीआरडीओ, हर जगह पूछा जाएगा ये आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बाणभट्ट का याद रखेंगे, बस एक कादम्बनी। ठीक है दोस्तों, कादम्बनी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं आप लोग को और, जैसे कि आपका आ जाता है कल्लड़ का बताएंगे राज तरंगड़ी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं आपके, जैसे कि कबीरदास का बीजक, रमैनी शबद। इस तरह प्रेमचंद्र हैं, प्रेमचंद का याद रखेंगे, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कामायनी, आंसू लहर। ठीक है दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें आप लोग याद करेंगे। इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, चंद्रबरदाई। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग अनुच्छेद के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे अनुच्छेद के बारे में, आप लोग देखिएगा बस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रपति द्वारा। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, हम लोग राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है, तो बता देंगे आप अनुच्छेद नंबर 123 के थ्रू। अब इसी जगह होता है 213 द्वारा राज्य में अध्यादेश जारी होता है राज्यपाल द्वारा। अब यहाँ पे 148 की बात कर लेते हैं। 148 में क्या था, अभी हम लोग पीछे पड़े थे, कैग के बारे में था। अभी कैग हमारे कौन है, तो बताएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो भी हम आपको बोले थे कि अभी आगे वाले क्वेश्चन में बताएंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और यहाँ पे यह पहले कहाँ के उपराज्यपाल थे, तो बताएंगे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। इसके बाद इनको हटा के कैग बना दिया गया, और उपराज्यपाल की जगह किसको बना दिया गया, मनोज सिन्हा, जो कि पहले यूपी के रेल मंत्री थे, राज्य मंत्री थे। ठीक, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे देख लेते हैं 76, यहाँ पे 74 है, हम लोग 76 के थ्रू देख लेते हैं 76 क्या होता है। 76 में क्या था, महान्यायवादी की बात किया गया था। अनुच्छेद नंबर 356, आपातकाल के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, 352, 356 और 360। ठीक है ना, 352 में किसकी बात की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में तो बताएंगे 356 में आपका बात किया गया है जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, उसके बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद नंबर 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता इस राइट आंसर दोस्तों। कोलकाता क्या है, इसका राइट आंसर है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता हुगली, आपको पता है हुगली नदी के किनारे पड़ जाता है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से फैक्ट है। अब देखते हैं कुछ अनुसंधान, जैसे चावल अनुसंधान है,
चावल अनुसंधान है, यह कहाँ पर है? तो आप बता देंगे चावल अनुसंधान कटक। कटक, कटक मतलब उड़ीसा का कटक। उड़ीसा में चिल्का लेक है। चिल्का लेक को लैगून लैगून लेक सिंह के नाम से जाना जाता है, और उड़ीसा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उत्कल तट के नाम से जानते हैं। और उड़ीसा में ओरलेविले टर्टल पाया जाता है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक हैं। उनको एनिमल का पेटा अवार्ड भी दिया गया है इस बार का, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं गन्ना। गन्ना का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बताएंगे कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में दोस्तों, कोयम्बटूर, ठीक है ना, कोयम्बटूर में है। यह तमिलनाडु में पड़ जाता है। इसी तरह आलू का बता देंगे शिमला, ठीक है ना, शिमला हिमाचल प्रदेश, आप लोग को पता होगा। इसके बाद तंबाकू, तंबाकू का राजमंदूरी में अनुसंधान संस्थान है। यह आपका कहाँ पड़ जाता है? आंध्र प्रदेश में राजमंदूरी। इसी तरह वन, जो आपका नेशनल वन है ना, उनका कहाँ पे अनुसंधान संस्थान है? तो बताएंगे देहरादून। देहरादून किसका कैपिटल है? तो बताएंगे आपका उत्तराखंड का। अभी उत्तराखंड का एक और कैपिटल बनाया गया है, तो आप किसका बनाया गया है? आप लोग बताएंगे उसका कैपिटल का नाम क्या है? देहरादून। उस कैपिटल का क्या नाम है? गैरसैंण। क्या नाम है दोस्तों? गैरसैंण। गैरसैंण, आप लोग उसको याद रखेंगे, जो कि शीतकालीन के तौर पर बनाया गया। इसी तरह आगे जाता है चीनी अनुसंधान संस्थान। चीनी, यह कहाँ पे है? तो बताएंगे कानपुर में है। कहाँ पे है दोस्तों? कानपुर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला गया? संस्कारों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से दोस्तों, यह सब बस हिस्ट्री के डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो आप बता देंगे 16। अगर पूछा जाता है उपनिषद, आपके उपनिषद में उपनिषद की संख्या कितनी है? तो बताएंगे कि 10। अगर इसी जगह पूछा जाता है आपके वेदों की संख्या कितनी है, तो बताते हैं 4, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इतने आते हैं ना। यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद आता है लास्ट में। तो जो आपका ऋग्वेद है उसको पुराने सबसे पुराने वेद माना जाता है, आप लोग इसको याद रखेंगे, जिसमें पूजा पाठ को लेकर बातें की गई हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के थ्रू। इसमें देखते हैं प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट है, आप लोग याद रखेंगे, 10 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। ठीक है दोस्तों, तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपको पता है, हमारे किसी भी खाना का पाचन जो होता है कहाँ से होता है? हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर पूछा जाता है पूरी तरह से पाचन जो होता है हमारे खाने का कहाँ पे होता है, तो बताएंगे स्टमक में होता है। स्टमक में जो स्टमक में छोटी आंत, सॉरी स्टमक में नहीं दोस्तों, छोटी आंत, स्मॉल इंस्टेटाइन। उसके बाद होता है आपका लार्ज इंस्टेटाइन। लार्ज इंस्टेटाइन में जो उंगली नुमा संरचना बनी होती है, उसके थ्रू हम लोग का जो लास्ट में जो अच्छे पदार्थ मतलब कि पोषक पदार्थ होते हैं उसमें जूस के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से पाचन कहाँ पे होता है? तो बताएंगे स्मॉल इंस्टेटाइन में, छोटी आंत में। छोटी आंत में उंगली नुमा संरचना बना होता है। उसका अगर देखा जाए छोटी आंत का लंबाई कितना होता है, तो बताएंगे 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास में होता है। लेकिन बड़ी आंत की लंबाई देखें तो कितना होता है, तो आप लोग बताएंगे 2 से 4 सेंटीमीटर के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट बताने वाले हैं, आप लोग देखेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 3 मार्च 1931, 4 मार्च 1931, 5 मार्च। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो आदमी कन्फ्यूज जाता है, क्योंकि 1931 में तो याद है हमको, लेकिन कब है तो बताएंगे आप लोग 5 मार्च 1931। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट देख लेते हैं। गांधी जी कब आए थे भारत में? तो बोलेंगे 9 जनवरी 1915 को आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत में। उसी दिन मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है दोस्तों, अब गांधी जी का सबसे पहला और सबसे लास्ट अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस की कहाँ हुआ था? तो बताएंगे बेलगांव। कहाँ पे? बेलगांव अधिवेशन पूछा जाता है। गांधी जी का एक कौन सा अधिवेशन है जो गांधी जी ने किया था? तो बताएंगे बेलगांव अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद गांधी जी के कुछ हम लोग देख लेते हैं, उनका आंदोलन कुछ देख लेते हैं। जैसे 1917 में क्या था? चंपारण आंदोलन। 1918 में क्या था? तो बताएंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसको बोला जाता है गांधी जी का पहला भूख हड़ताल आंदोलन। ठीक है दोस्तों, 1920 असहयोग आंदोलन, जो कि गोरखपुर में 22 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद इसको गांधी जी ने वापस ले लिया था। बाद में आईएनसी में बहुत ज़्यादा मतभेद हो गए थे। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे गांधी जी गिरफ्तार भी होते हैं कुछ दिनों के लिए, बाद में छूट जाते हैं। इनको जब कुछ बीमारी हो जाती है, बाद में इनको अंग्रेज छोड़ देते हैं, इनका जब सेहत खराब हो जाता है। तो आगे देखते हैं और कौन से थे इनके कारनामे। तो हम लोग देखते हैं 1930। अब याद करेंगे 1930, 1931,
और 1932, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन थे। तो 1931, 1932 सॉरी 1930, 1931, 1932 गांधी जी ने 1931 में ही भाग लिया था केवल। जो हमारा गोलमेज सम्मेलन था उसमें केवल गांधी जी 1931 में भाग लिए थे, और हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी थे वो तीनों में भाग लिए थे। इसको आप लोग याद रखिए, पूछा जाता है जो तीनों में भाग लिए थे कौन, इसका इनका नाम क्या था, ऑप्शन में दिया रहेगा भीमराव अम्बेडकर जी, तो लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, गांधी जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह 1931 में केवल भाग लिए थे। और 1931 में ही 5 मार्च 1931 को गांधी जी इरविन के साथ 20 सूत्री कार्यक्रम रखते हैं। 20 सूत्री का मतलब यहाँ पे 20 अपना मत देते हैं, 20 उनको टॉपिक देते हैं, और उसको 20 सूत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है, या फिर 20 सूत्री मांग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कुछ मांग रखी थी इरविन के सामने, उनको बाद में पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, इस तरह की सारी बातें हैं, हम लोग इसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल में, इसको याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है 1930 में एक गांधी जी ने और सत्याग्रह किया था जिनका नाम था नमक सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है दोस्तों, नमक सत्याग्रह आंदोलन, इसको आप लोग याद रखेंगे। नमक, जिसको हम लोग दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, नमक सत्याग्रह। यह अपने साबरमती से दांडी मार्च तक इन्होंने नमक उठाकर अपना यह कार्यक्रम पूरा किया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यह क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी का है 2016 का। आप लोग इसको देखिए, नहीं देखें हैं तो, है ना। चलिए सॉल्व करिए यहाँ से। अब देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था, तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। इसको आप लोग इसी तरह याद कर रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां नंबर क्या बोल रहा है, एजरा कप। यहाँ देखिए अच्छे क्वेश्चन बताने वाले हैं हम आप लोग को, आप लोग याद रखिएगा। एजरा कप दोस्तों, अब देखिए एजरा कप किस खेल से संबंधित है, तो आप लोग पहले इसका आंसर देख लीजिए। पोलो से एजरा कप संबंधित है। अब हम बात करते हैं टेनिस के लिए अगर देखा जाए कितने कप दिए जाते हैं, कौन से कप हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेविस टेनिस। देखिए विस्तारा है दोनों क्लास में, इस तरह आप लोग इसको याद कर सकते हैं। इस तरह बैडमिंटन में बहुत काफ़ी कप दिए जाते हैं, जैसे अमृत, दीवान कप, उसके बाद चड्ढा कप, अग्रवाल कप, और उसके बाद नारंग कप। यह सब किसके हैं, बैडमिंटन के कप हैं। इस तरह हॉकी के कप है, हॉकी के कुछ याद कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा आप लोग। आगा खान कप, ध्यानचंद्र कप, ध्यानचंद आपके हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, इस नाम से याद रख सकते हैं। वो आग लगा देते थे, तो आगा खान, ठीक है। इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं इसको। गुरु नानक कप, बेटन कप, नेहरू ट्रॉफी, इंदिरा गोल्ड कप, ठीक है, गोल्ड कप, इंदिरा गोल्ड कप, ये किसके थे, हॉकी के कप थे। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या होगा, पोलो, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आप लोग को पता है किस वैज्ञानिक ने की थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैलीलियो गैलीली। न्यूटन आपको पता है गुरुत्वाकर्षण का खोज किए थे। केपलर ने यह बताया था कि जितने भी ग्रह हैं उनके चारों तरफ जो सन चक्कर लगाता है, या फिर कह लीजिए सौरमंडल का खोज किए थे केपलर ने। और कोपर्निकस ने उनके दीर्घवृत्ताकार के चक्रण का पता लगाया था। ठीक है, यह दीर्घवृत्ताकार तरीके से घूमते हैं। ठीक है दोस्तों, कोपर्निकस ने, इस तरह इन्होंने खोज किया था। तो आप लोग इसको याद रखेंगे और नोट डाउन कर लेंगे कॉपी पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चीज़ और यहाँ पे फैक्ट दे देते हैं आपको, अगर देखा जाए इस समय जो प्राकृतिक उपग्रह है सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे पहले हम लोग का बुध आता है, बुध ग्रह आता है, फिर उसके बाद शुक्र आता है। सन की तरफ से हम बता रहे हैं दोस्तों, पहले यहाँ पे सन है, सन के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद अर्थ के बाद आपका क्या आ जाता है, मंगल के बाद बृहस्पति। ये क्रम है, क्रम तरीके से याद करना है। अब मंगल और अर्थ के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है, एक पाया जाता है इस तरह। ठीक है, इसको इनर प्लैनेट बोलते हैं, इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर प्लेन। सॉरी दोस्त, मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में, इसको याद रखेंगे, ये गलत हो गया, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है ना, इसको आप लोग यहाँ याद रखेंगे, मंगल, अर्थ, शुक्र और यहाँ पे आपका बुध, इन तीनों को बोला जाता है इनर प्लैनेट। और बाकी पीछे वाले जो चार है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इसको बोला जाता है आउटर प्लैनेट के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो बृहस्पति है, बृहस्पति को ही बोला जाता है दोस्तों कि बृहस्पति के पास इसमें सबसे ज़्यादा उपग्रह थे। लेकिन इस समय फिलहाल में कुछ न्यूज आया है, 15 के आसपास में उपग्रह खोजा गया है शनि का। इसमें लगभग 84 के आसपास में शनि के उपग्रह हो गए हैं, और 79 के आसपास में किसके हैं, बृहस्पति के हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे, करंट है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से कुछ फैक्ट भी देने वाले हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो बताएंगे 6 वर्ष का। अब देखते हैं कैसे, जो लोकसभा का होता है वो 5 साल का होता है, लोकसभा विधानसभा का 5 साल के लिए होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 5 वर्ष के लिए होता है, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं,
राज्यसभा में, तो बताएंगे 250 सदस्य होते हैं। और 250 सदस्यों में से हर 2 साल पे, यानी हर 2 साल पे 1/3 सदस्य अपना त्याग देते हैं, त्यागपत्र देते हैं, इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा दिलाकर उनको हर साल 1/3 सदस्य का नियुक्ति भी किया जाता है। तो इस तरह याद रखते हैं, जो राज्यसभा होता है कभी भंग नहीं होता है, ठीक है ना। उसे परमानेंट हाउस के नाम से जानते हैं। और जो लोकसभा है वो उसको हम लोग परमानेंट हाउस के नाम से नहीं, वो डिजॉल्व हो सकता है ना दोस्तों, उसको भंग किया जा सकता है, क्योंकि हर 5 साल पे उसका चुनाव होता है। और सारी चीज़ें बताते हैं आपको, जैसे कि बोला जाए राज्यसभा में एज कितनी होती है मंत्री बनने के लिए, तो बताएंगे 30 साल। राज्यसभा और विधान परिषद दोनों का 30 साल होता है। इसी तरह लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कितनी एज होती है मिनिमम, तो बताएंगे 25 साल होता है। लोकसभा बोला जाए या फिर विधानसभा बोला जाए, ठीक है, इसमें 25 साल होता है। इसी तरह राष्ट्रपति बोला जाए या फिर उपराज्यपाल, तो इनका मिनिमम एज कितना होता है राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए, तो बताएंगे 35 साल। अगर उपराज्यपाल भी आता है तब भी 35 साल होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपके उप प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, तब भी उनका 35 साल ही होगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। अगर हमारे पीएम राज्यसभा से चुने जाते हैं तो उनका मैक्सिमम मिनिमम एज कितना होना चाहिए, मिनिमम एज की बात कर रहे हैं दोस्तों, मिनिमम एज 30 होना चाहिए। अगर वह लोकसभा से चुने जाते हैं तो उनका मिनिमम एज 25 होना चाहिए। वैसे तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आपको पता है, आपके मैक्सिमम चाहे जितना हो सकते हैं। अब इसके आगे क्या कहें आप लोग समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो बता देंगे राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। अगर पूछा जाता है राज्यों में प्रथम नागरिक कौन होता है, तो बताएंगे राज्यपाल होता है। बस यहाँ से आप लोग इसको याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आपको यह। अब यहाँ से देखिए अच्छे क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान सुनेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो बता देंगे आप 1600 में हुआ था। अब यहाँ से ये आंसर तो आपको पता हो गया, ध्यान से सुनेंगे, आप लोग कहीं जाएंगे नहीं दोस्तों। सबसे पहले आने वाले भारत में आने वाले यूरोपियों का हम लोग देखते हैं क्रम, और कंपनी बनाने वाले का क्रम देखते हैं। सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगाली, ठीक है, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद आने वाले थे ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस, ठीक है दोस्तों, फ्रांस। लेकिन अगर पूछा जाता है कंपनी बनाने के क्रम बताइए, तो बताएंगे पुर्तगाल, फिर उसके बाद ब्रिटेन, फिर उसके बाद आपका आ जाता है डच, फिर उसके बाद फ्रेंच आ जाते हैं दोस्तों। देखिएगा आपके फिर लास्ट में फ्रेंच आ जाते हैं, है ना। इस तरह अब देखते हैं, जो पुर्तगाल पहले आने वाले थे, यह सबसे पहले कंपनी भी बनाते हैं। कब बनाते हैं, 1502 और 1505 में 2 कंपनियाँ इनकी बनती हैं। 1502 में जो कंपनी इनकी पहली बनती है वो कोचीन में बनती है, केरल का तट कोचीन, याद करेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद ब्रिटेन का अगर देखते हैं, दूसरे नंबर पे आने के क्रम में तीसरे नंबर है, लेकिन कंपनी बनाने के क्रम में दूसरे नंबर पे। इनकी सबसे पहली कंपनी जो बनना स्टार्ट होती है सूरत में, गुजरात के सूरत में बनना स्टार्ट होती है 1600 में, सन 1600 में। लेकिन अगर पूछा जाता है इनकी कंपनी बन के तैयार होती है किस सन में, तो बताएंगे 1608 में। 1608 में कहाँ पे, तो बताएंगे कोचीन में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो हमारे डच आ गए, डच ने कंपनी अपना कब बनाया था, तो बताएंगे 1602 में। इनकी पहली कंपनी बनी थी कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद फ्रांस जो आए थे, ये सबसे लास्ट में आने वाले थे। इनका जो पहली कंपनी बनी थी सूरत में बनी थी। इन्होंने ही, फ्रेंच ने ही दोस्तों, आपका जो दमन दीव नहीं दोस्तों, आपके जो माहे हो गया, आपका यनम हो गया, और आपका यह समझ लीजिए जो नीचे आपका पड़ जाता है 4 राज्यों में विस्तृत है ना, 3 राज्यों में, जैसे केरल हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, आपका इधर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश हो गया। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में आपका पौंडीचेरी नाम से एक आपका यूटी है ना, उसमें 4 जिले हैं। माहे पड़ जाता है केरल में, और एनम पड़ जाता है आंध्र प्रदेश में, और कराईकल, पुदुचेरी, ये दोनों पड़ जाते हैं आपके तमिलनाडु में। तो इस तरह 4 राज्य, इस 4 इसके ज़िले हैं, जो कि यूटी के, पुदुचेरी के 4 ज़िले हैं, जो कि 3 राज्यों में विस्तृत हैं, ये पूछा जाता है। तो इन फ्रेंच जो है उसी पे अधिकार किए थे लगभग 1965 के आसपास तक, ठीक है दोस्तों। 1965 के आसपास उनका अधिकार जमा रहा था, लेकिन बाद में बहुत पहले 1965 में पुदुचेरी को राज्य बनाया जाता है, और बहुत पहले ही उसे आज़ाद करवा लिया जाता है फ्रेंच से। इसको याद रखेंगे आप लोग। लास्ट में सबसे लास्ट में आज़ाद होने वाला राज्य कौन सा था भारत का, बताएंगे गोवा, 1961 में। 19 दिसंबर 1961 में गोवा था, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब फ्रेंच ने जो कंपनी बनाया था, इसको याद कर लेते हैं। फ्रेंच ने जो कंपनी बनाया था भारत में कब बनाया था, तो बताएंगे 1665 में बनाया था, ठीक। कहाँ बनाया था, सूरत में बनाया था, ठीक है दोस्तों। ये तो रहा दोस्तों आपका पूरा यह आंसर। आप लोग को पता होगा कितना ज़्यादा हमारा एफर्ट लगा हुआ है। अगर आप लोग को मेरा एफर्ट अच्छा लगता है, चैनल की तरफ से अगर एफर्ट सारे अच्छे लगते हैं, सारे क्लास आप लोग अटेंड करिए। जितने भी बेसिक के क्लास होते हैं, ज्योग्राफी,
पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग जो शानदार बिल्कुल चल रहा है दोस्तों, उसको आप लोग देखना ना भूलें। अगर देखना भूलते हैं तो आप अपनी गलती करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री क्लासेस दिए जा रहे हैं। आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। आप लोग जब शेयर करेंगे तो हम लोग का उत्साह बढ़ेगा और हम लोग इसी टाइप के एफर्ट देंगे, नहीं तो क्या करेंगे, बस डायरेक्ट क्वेश्चन लाएंगे, करा देंगे, निकल जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं। वैसे आप लोग का भविष्य बनाना है हम लोग को, तो आप लोग पढ़ते रहिए, हम लोग अपना कंटेंट अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे और आप लोग को बिल्कुल भी फ्री। ये आपका तीसरा सेट था, इस तरह चौथा भी आएगा, पांचवा भी आएगा, हर सेट आएगा। जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग इसी तरह बनाए रखिए हम लोग का साथ, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट सेट में, उसमें हम लोग सॉल्व करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए आप लोग, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है दोस्तों।